हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल बात की। ऐसा होता है ना, हम गलती भी नहीं करते लेकिन फिर भी हमें डांट मिलती है। उसी के बारे में आज हम लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। टॉर्ट का बेसिक इंग्रेडिएंट होता है कि अगर किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसे रेमेडी जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। जितने भी टॉर्ट हैं सभी फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी की बात करते हैं। मतलब कि अगर आप गलती करोगे तो आपको रेमेडी का भी भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल भी है जिसे हम कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। मतलब कि अगर आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको डांट खानी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको कॉम्पनसेशन या आपको रेमेडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इस प्रिंसिपल के दो इंग्रेडिएंट होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड सेकंड होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल 1868 में इवॉल्व हुआ और किससे कैसे? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के एक केस से। इसमें रेलैंड की लैंड्स पर माइंस थी और फ्लेचर की लैंड्स पर मिल्स थे। पहले फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। फ्लेचर मिल लगाना चाहते थे। उनको लगा कि मिल को चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना जो हमारी ये लैंड है इसी पर पावर रिजर्वेयर लगाया जाए। और इसी के लिए उन्होंने लैंड पर पावर रिजर्वेयर लगाने के लिए इंजीनियर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब रिजर्वेयर लगाते समय देखा गया कि लैंड पर जमीन के अंदर कुछ माइन शेफ्ट पड़े हुए थे। अब उन्होंने उसको इग्नोर किया, कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उस पर कोई उन्होंने प्रोटेक्शन लिया। इस वजह से क्या हुआ, जैसे ही पावर रिजर्वियर बनकर तैयार हुआ तो माइन शेफ्ट के थ्रू सारा पानी मिल में चला गया और इससे रेलैंड को भारी नुकसान हुआ। रेलैंड ने इस नुकसान की भरपाई के लिए फ्लेचर के ऊपर सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब फ्लेचर ने इसमें कहा कि मैं ये रेमेडी नहीं दूंगा क्योंकि जो डैमेज हुआ है वो मैंने नहीं किया है। मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को दिया था, तो डैमेज भी वही प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने जजमेंट डिलीवर करते हुए कहा कि जो भी रेलैंड को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसकी सारी भरपाई फ्लेचर को करनी होगी। और यहीं से शुरुआत होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। मतलब कि फ्लेचर ने कुछ नहीं किया, खुद से कुछ नहीं किया, लेकिन उसको भरपाई करनी पड़ेगी, उसको रेमेडी प्रोवाइड करानी होगी। इसमें एक खास बात और है जो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा डिफेंडेंट पर होता है। यहां से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल की शुरुआत तो हो गई। अब इसको पता कैसे चलेगा, आने वाले जो केसेस होंगे उनमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है या वाइकेरियस लाइबिलिटी है, ये पता कैसे चलेगा? इसीलिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए तीन प्रिंसिपल बताए गए। पहला, डेंजरस थिंग होनी चाहिए, मतलब नॉन नेचुरल यूज। सेकंड, एस्केप करना चाहिए, मतलब वो फैली हुई हो चारों तरफ को। एंड थर्ड, प्राइमा फेसी लाइबिलिटी। जब स्टार्टिंग के आपके दो प्रिंसिपल फुलफिल होंगे तो थर्ड प्रिंसिपल आपका अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। किसी भी केस में अब ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये तीन प्रिंसिपल देखने होंगे। ये हो गया आपका जनरल रूल। अब इससे बचा कैसे जाए? अब बचने के लिए कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हम कहते हैं प्लेंटिफ फॉल्ट, एंड सेकंड होता है आपका एक्ट ऑफ गॉड, एंड थर्ड होता है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एंड फोर्थ होता है आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एंड फिफ्थ होता है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, प्लेंटिफ फॉल्ट। प्लेंटिफ फॉल्ट मतलब अगर प्लेंटिफ की ही गलती है, वही नेग्लिजेंस करता है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल हम अप्लाई कैसे नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक केस आता है आपका
पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स। इसमें क्या था कि एक लैंड पर एक पड़ोसी ने अपने घर में जो उसका प्रीमाइसेस था उसमें जहरीले पौधे लगाए हुए थे और दूसरे घर में बराबर में कुछ हॉर्स थे। अब एक दिन क्या हुआ, जनरली क्योंकि घर में अगर हम पौधे लगाएंगे तो जंगली या हम जहरीले प्लांट नहीं लगाएंगे, ठीक है, चलो पहला रूल अप्लाई हो गया। लेकिन सेकंड क्या है, एस्केप करना चाहिए। अब जो इसके जहरीले पौधे थे, प्लांट्स थे, वो एस्केप नहीं कर रहे थे, मतलब वो घर से या उसका जो प्रोमाइसिस था उससे वो बाहर नहीं निकले हुए थे, अंदर ही थे। अब जब अंदर ही थे तो तीसरे प्रिंसिपल पे हम आएंगे ही नहीं, फिर प्राइमा फेसी लायबिलिटी कैसे बनेगी? तो इसलिए ये आपका एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। केवल एक प्रिंसिपल अप्लाई होने से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। तीनों जो हमने इंग्रेडिएंट बताए हैं कौन कौन से, पहला डेंजरस थिंग होना चाहिए, एस्केप करना चाहिए, और थर्ड क्या बताया, प्राइमा फेसी लायबिलिटी। तो तीन में से दो प्रिंसिपल आपके अप्लाई होने चाहिए। अब अगर एक होगा दो नहीं होंगे तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। इसी तरीके से फिर सेकंड आता है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में आपने मूवी देखी होगी परेश रावल वाली, जिसमें बारिश आती है, OMG, जिसमें बारिश आती है और उसका घर गिर जाता है और वो क्लेम करता है, तो वहां ग्राउंड यही लिया जाता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, किसी पर्सन ने नहीं किया है। यहाँ उसको जो भी डैमेज हुआ है उसकी रेमेडी कोई इंडिविजुअल नहीं देगा। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा, आप देखना अगर नहीं देखा है, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं उसमें एक्ट ऑफ गॉड का क्लेम नहीं लिया जाता है, देखना आप जरूर। चलो इसको भी एक केस के थ्रू समझ लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड में जो लीडिंग जजमेंट आपका आता है वो है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस में। इसमें क्या था कि एक पर्सन ने अपनी लैंड पर आर्टिफिशियल लेक बना ली कि मैं बाहर जाता हूँ स्विमिंग करने, क्यों ना मैं अपने घर में ही होगा, एक सुंदर सा गार्डन होगा, उसमें लेक होगी तो अच्छा लगेगा। तो उसने एक आर्टिफिशियल लेक अपना जो प्रीमाइसिस था उसी में बनाई। लेकिन क्या हुआ, एक बार इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई जैसे भी दुबई में आई थी उतनी वाली नहीं, थोड़ी सी कम, इतनी तेज बारिश आई कि वो पानी उसमें भर गया और उसके बाद में पानी उससे फ्लो होके जो पड़ोसी था उसके घर में पहुंच गया। और उसके घर में पहुंचने से क्या हुआ, उसके जो वॉल्स थे, जो उसने ब्रिजेस बनाए हुए थे, वो सब डैमेज हो गए, वो सब टूट गए, मतलब पूरा उसका एकदम कबाड़ा हो गया। तो सूट इंस्टीट्यूट किया गया। अब इसमें कहा गया कि आर्टिफिशियल लेक बनाना डेंजरस थिंग है, नॉन नेचुरल यूज है, कि कोई भी जो जनरल पर्सन होगा वो अपने घर में आर्टिफिशियल लेक नहीं बनाएगा। अब चलो ये बात तो उनकी सही है कि डेंजरस थिंग है, नॉन नेचुरल यूज है, हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या वो एस्केप कर रही थी? नहीं कर रही थी। वो अचानक से ऐसी बारिश आई जो जनरली नहीं होती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केप वो नहीं कर रही थी, ठीक है। और थर्ड, जब सेकेंड ही एस्केप नहीं करेगी तो प्राइमा फेसी लायबिलिटी हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है और उससे अगर कोई डैमेज होता है तो वहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। मान लो यदि दो लोग आपसी सहमति से कोई चीज खरीदते हैं, चीज मतलब डेंजरस थिंग खरीदते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे किसी दूसरे पर्सन को, वो दोनों में से ही जो लेते हैं उसमें से एक पर्सन को उस डेंजरस थिंग की वजह से क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब क्या वो क्लेम करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि कंसेंट तो उसका भी था ना लेने में। तो इसलिए यहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कंसेंट था उस चीज को खरीदने के लिए, उस चीज को लाने के लिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट होता है हमारा एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। अगर हमें पता है कि यहाँ पर जो ये गाड़ी हमारी बाहर पार्क है, यहाँ कोई भी
स्ट्रेंजर इस गाड़ी को डैमेज कर सकता है, ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेना चाहिए। लेकिन अगर पता नहीं था, पहली चीज हुई कि पता होते हुए भी अगर हम प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लेंगे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई हो जाएगा। मान लो कि अगर कोई स्ट्रेंजर, मान लो हमारी गाड़ी बाहर पार्क है, उसमें हमें लग रहा है कि इस गाड़ी को कोई स्ट्रेंजर डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है, ऐसा ही एरिया है, तो वहां पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर भी इस चीज को डैमेज कर देगा, मतलब हमारी गाड़ी पार्क थी, हमने उसका एक पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, दीवारें लगाई हुई हैं, कोई जल्दी से उसको डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई स्ट्रेंजर आया और उसको तोड़ के चला गया, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सेप्शन इसका होता है स्टेचूटरी अथॉरिटी, मतलब कोई रोड बन रहा है, मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, तो अगर उसमें किसी पर्सन को डैमेज होता है तो वहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। फिर चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी को कंसाइज वे में। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इंडिया में पहली बार इवॉल्व हुआ, आपको याद हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहीं से इस प्रिंसिपल की शुरुआत होती है। इसमें क्या था, यूनियन कार्बाइड गैस कंपनी थी, उसको अपना प्लांट लगाना था भोपाल में, उसने प्लांट अपना भोपाल में सेटअप कर दिया। ये वाला प्लांट आपका पेस्टिसाइड और दूसरी ऐसी ही डेंजरस चीजें बनाता था। अब हुआ क्या, 2 दिसंबर 1984, जो कि बहुत ही भयानक वाली रात थी, उस दिन क्या हुआ, अचानक से गैस का लीकेज होता है। गैस भी कितनी, 36 टन टू 40 टन, लगभग इतनी गैस का लीकेज होता है। गैस भी कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बहुत जहरीली गैस होती है। और वो जितना भी एरिया था आसपास का, जो गांव वाँव जितना भी एरिया था, वो सब में फैल गई। और उसकी वजह से लगभग 3000 लोगों की, 3000 लोगों की डेथ हुई और पता नहीं कितने ही लोग बीमार हुए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसमें नेग्लिजेंसी थी, प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लिया गया था। इसमें ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का आपका जो ये केस है, उसका नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। उसी में ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का आपका प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। मतलब क्या था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मतलब कि कंपनी विदेशी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कैसे अप्लाई हो, क्योंकि मालिक तो वहां था ही नहीं, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मालिक की लाइबिलिटी बनेगी चाहे वो कहीं पर भी हो, और इसी को कहा गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जो वर्कर्स थे वो अपने मालिक से क्लेम कर सकते हैं। देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो 18th सेंचुरी का है। अब जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लगे तो चेंजेस आने लगे, अलग अलग कंट्रीज ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके मेन इंग्रेडिएंट बता देती हूँ आपको, बहुत ही कंसाइज वे में, 3 ही पॉइंट है, तो फिर एकदम से पूरा फिनिश हो जाएगा ओवरऑल। तो इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी होती हैं, 3 इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट क्या है इसका, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल में कोई पर्सन नहीं होता है, एंटरप्राइजेस होती है, ये मेन डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या था, प्रिंसिपल होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या है, एंटरप्राइजेस होती है, ठीक है। सेकंड होता है इसका आपका हेजार्डस एक्टिविटी, वहां क्या था एस्केप, यहाँ क्या है हेजार्डस एक्टिविटी। एंड थर्ड होता है इसमें आपका, वहां क्या था आपका, थर्ड में प्राइमा फेसी लाइबिलिटी थी और सेकंड में एस्केप था, लेकिन यहाँ हम एस्केप की बात ही नहीं करते। ये कहता है कि यहाँ एस्केप की कोई नीड नहीं है, एस्केप नहीं भी होगा तो भी आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन जाएगी। और एक खास बात, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही,
कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट से आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, बाय बाय।